सबसे पहले जरा इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का कल एक फैसला आ गया और उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को जेल से अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अब हुकूमत ने नजरसानी की अपील कर दी है। आप इसे कैसे देखते हैं? आई थिंक शायद जो लॉयर्स बताते हैं, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट बताते हैं कि आई थिंक हुकूमत जो भी पार्टी होती है या हुकूमत जब उसके खिलाफ कोई फैसला आता है अगर वो एक रिव्यू में जाना शायद एक फितरी अमल है। बट आई डोंट नो कि मुझे इसकी टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी इस पे मीटिंग नहीं हुई, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, तो मुझे लगता है कि ये बस एक कानूनी फॉर्मेलिटी है शायद। ठीक है। वैसे सर सियासी तौर पे एज ए सियासी कारकुन आप समझते हैं कि अगर इस तरह का कोई फैसला हो तो किसी लीडर को शिफ्ट कर देना चाहिए और इलाज में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए, तो आपका सियासी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? नहीं, किसी लीडर को भी नहीं करना चाहिए और जो है वो किसी आम इंसान को भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को उसका राइट जो भी है वो उसे मिलना चाहिए, और वो एक आम इंसान हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो इंसान हो, जो भी कानून में जिस चीज़ की इजाज़त है और उसे उसकी तमाम राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, जब राइट्स की बात करें, आम इंसान के राइट्स की, तो एक बहस चल रही है कि नए सूबे बनेंगे तो लोगों को राइट्स मिलेंगे, लेकिन माजी में हमने देखा कि यहां पे जब बल्दियाती निजाम था, आप खुद उसके एक तरह से पोस्टर बॉय हैं कि बड़ा जबरदस्त तरीके से वो चला, तो नए सूबे क्यों जरूरी हैं? अगर बल्दियाती निजाम हो एक पावरफुल, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। देखिए, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि ये जो 4 बड़े सूबे हैं ये नीचे बल्दियाती निज़ाम कायम नहीं करना चाहते। इनको 18 अमेंडमेंट में 18 साल पहले सारे इख्तियारात और वसाइल मिल गए। 18 साल किसी को समझने समझाने के लिए बहुत होते। इन्होंने उस इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया। जो इख्तियारात और वसाइल इस 18 अमेंडमेंट से पहले नीचे डिस्ट्रिक्ट को गए हुए थे, इन्होंने अपनी पावर से उसे भी और सेंट्रलाइज कर लिया, छीन लिया, और वफाक से तो इन्होंने सारे इख्तियारात ले ही ली। अब ये 4 सूबे नहीं, 4 अलग मुल्क हो गए, इन्हें वफाक की जरूरत नहीं है। और आपने जो बिल्कुल सवाल इसलिए और ये जब लोकल गवर्नमेंट के लिए कोई हम गए लोकल गवर्नमेंट की आईनी तरमीम को लेकर कि आर्टिकल 148 की तशरीह चाहिए, क्योंकि सूबे इख्तियारात और वसाइल नहीं दे रहे, अपनी मर्जी से तशरीह कर रहे हैं, तो यही जो पार्टीज जिनके पास खास तौर पर जो पीपल्स पार्टी है, जिनके पास सूबा सिंध का इक़्तिदार है 18 सालों से, उन्होंने उसे बिल्डोज कर दिया। तो ये इसलिए जरूरी है कि इस मौजूदा निज़ाम में ये वाली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं ये नीचे लोकल गवर्नमेंट का इख्तियार देना नहीं चाहते। तो अगर आप इनको डिसेंट्रलाइज करेंगे, और फिर सूबे बहुत बड़े हो गए हैं, मुल्क कई मुल्कों से बड़े हमारे सूबे हो गए हैं दुनिया में। हमारी सराउंडिंग में सारे मुल्क जो हमारे टाइम पे आज़ाद हुए वो कहां से कहां चले गए सूबे बनाने में। आप देख लें, अफगानिस्तान देख लें, आप श्रीलंका देख लें, आप बांग्लादेश देख लें, आप इंडिया देख लें, आप ईरान देख लें। हम अभी जो यूरोप की और अमेरिका की तो बात ही नहीं कर रहे। तमाम ममालिक में इससे कम पॉपुलेशन वाली जगहों पे भी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने हुए हैं। हमारा मुल्क जो है वो आज की जो हमारी महरूमियां हैं वो ये बता रही हैं कि ये निज़ाम जिसमें एक वफाक और 4 बड़े सूबे हैं और 18वीं तरमीम के बाद जो चीज़ें नीचे गई, इन्होंने उस पावर को बिहेव नहीं किया, मिस यूज किया उस पावर को, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि अब वक्त की जरूरत पड़ गई है। अच्छा सर, वक्त की जरूरत तो है, लेकिन इसके लिए कंसेंसस भी बिल्ड करना है। इस वक्त जिस काबीना के आप हिस्सा हैं, उसी काबीना के कुछ लोग कहते हैं कि अभी मामला तय नहीं हुए, सूबों को देखा जाएगा। इसी तरह हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले बड़े वोकल हैं, वो कह रहे हैं किसी सूरत में सिंध को तकसीम नहीं करने देंगे। तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा जब आधी काबीना भी राजी नहीं है, इत्तेहादी भी राजी नहीं है? देखिए, काबीना के अफराद तो ठीक कह रहे हैं कि अभी कोई तय नहीं हुआ, और वाकई तय नहीं हुआ। उनकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। डेफिनेटली ये बात तो शुरू हुई है, उस पर डिबेट हो रही है, लेकिन जो आपने हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का जिक्र किया, वो क्यों इसको एग्री करेंगे? वो तो बिगेस्ट बेनिफिशरी हैं। 18 सालों से उनको 22,000 अरब रुपए मिले हैं। मेरे ज़माने में कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज 18 सालों की 22,000 अरब रुपए मिलने के बाद, और जो उनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो कमाई है वो अलग है। आज कराची जो कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, दुनिया के इंसानों के रहने की वर्स्ट
लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में उसका तीसरा नंबर है। आज कराची की खबर यह है कि बच्चा गटर में गिर गया, मर गया, HIV फैल रही है, बच्चे कुचल कर मारे जा रहे हैं, पीने का पानी 80% कराची में नहीं है, सुबह रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, कोई सड़क टूटी जो है साबित नहीं है। ये कराची, हमारे कोटे पे भी हमें कोटा नहीं देते, शहरी इलाकों को हमारा कोटा जो है वो जाली डोमिसाइल बनाकर खा जाते हैं। तो अब मेरे पास कोई जवाब नहीं रह गया कि आज इस सूबाई हुकूमत के साथ मैं खड़े होकर कहूं कि नहीं जी ये सूबाई हुकूमत बहुत अच्छी है और हम भी इनके साथ खड़े हैं और हम ये बात नहीं करेंगे और 18वीं तरमीम बहुत अच्छी। मेरे हमारी आज कंडीशन, हमने लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात मांगे, आपने उसको बुलडोज कर दिया 26वीं तरमीम में, 28वीं 27वीं तरमीम में। तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि जब भी मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात चलेगी हम उसका हरावल दस्ता बनेंगे, क्योंकि अब मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं रहेगी। और माइंड यू कि वसाइल की कमी नहीं है। 8,884 अरब रुपए वफाक ने पहले दिन बजट के सूबों के हवाले कर दिए। मेरे सूबे को 2,263 अरब रुपए मिले सिर्फ इस साल। आप इमेजिन, मैं जब जिस कराची को सही करने की, दुनिया के तेज तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल करने की बात कर रहा हूं, मैंने सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च किए थे तो ये हो गया था। इनको एक साल 2,263 अरब रुपए मिले हैं और 18 सालों में 22,000 अरब रुपए मिले हैं। तो अब कितनी जनरेशन चाहिए जिसके बाद हम ये उम्मीद करें कि इनको हमारा ख्याल आएगा, लोगों का ख्याल आएगा। इनको ख्याल नहीं आना, इसलिए हमारे पास तो इसके अलावा कोई और चारा नहीं रह गया कि हम आवाज लगाएं, फरियाद करें। और अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान बचाने की जरूरत पड़ गई है। अच्छा सर, आपने हालिया दिनों में एक बयान में यह भी बताया कि रोजाना पाकिस्तान में 1300 बच्चे मुनासिब खुराक ना मिलने की वजह से फौत हो जाते हैं। ये जो सूबे हैं, क्या ये उसका हल है, इसलिए कि आम बंदे तक क्या वो मामलात पहुंचेंगे, वो इक्तदार की उस हद तक मुंतकिली होगी, या फिर हम एक नई अशराफिया क्रिएट कर देंगे, नए वुज़रा आ जाएंगे, नए गवर्नर साहब आ जाएंगे और आम बंदा वहीं पे रहेगा जो इस वक्त उसकी हालत है? अतर भाई नहीं, इसमें फर्क आएगा। अशराफिया नई डेवलप होगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, आज मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप मुझे थोड़ा सा इस पे। कराची इस वक्त सूबे सिंध की आबादी का 38% है। उस सेंसस को जिसको हम मानते नहीं, हम कहते हैं हम तो 55% से ज्यादा हैं, लेकिन जो आपने किताबों में हमारे लिए लिख दिया है 2023 के सेंसस में, मैं सिर्फ उसकी फिगर बता रहा हूं कि वी आर 38% ऑफ इंटायर प्रोविंसेस पॉपुलेशन। हैदराबाद जो है वो सूबा सिंध की आबादी का 5% है। अभी मैं मीरपुर खास की, सक्कर की, नवाबशाह की मैं बात नहीं कर रहा, ये दोनों मिलाकर 43% बनते हैं। 43% सूबा सिंध का ये दोनों शहर अगर एक भी वोट इस सूबाई हुकूमत को ना डाले, हम अगले 100 साल तक भी इस हुकूमत को चेंज नहीं कर सकते। वो हुकूमत कौन सी हुकूमत है जिसके पास मेरे पानी का इख्तियार है, मेरे सीवरेज का इख्तियार है, मेरी गटर के ढक्कनों का इख्तियार है, मेरी हर चीज का इख्तियार उसके पास है। मैं उसको अगले 100 साल अगर ये, और वो उसके पास 8,884 अरब रुपए सूबों को बढ़ते हैं, अगर ये पैसा अगर थोड़े छोटे यूनिट हो जाए और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट हो जाए, उसको मेरे वोटों की जरूरत पड़ेगी। अगर वो बुरा भी इंसान आ गया या एडमिनिस्ट्रेशन बुरी हुई, अगले वोटों से अगली दफा मैं उसको चेंज कर सकता हूं। जो सुकम है इस पूरे निजाम में वो ये है कि आज के हुक्मरानों को ये पता है कि वो कुछ भी करें, हम उनको अपने वोटों से वोट आउट नहीं कर, इसको बाहर नहीं कर सकते, तब्दीली नहीं ला सकते। ये वाली उनको एक उनको जैकपॉट हिट हुआ है। इसको ब्रेक करने का वाहिद तरीक़ाकार ये है कि आप उसको छोटे यूनिट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। हर इलाके के लोगों को अपने हुक्मरान चेंज करने का इख्तियार आ जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं अशराफिया नहीं, अशराफिया तो अभी मौजूद है ना। ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट में अशराफिया आ जाती है और लोग बददिल अगर हैं भी तो भी वो अपनी मर्जी से अपना हुक्मरान चेंज नहीं कर सकते। ये उसकी जो है वो फिलॉसफी है, मैं समझता हूं। ठीक। अच्छा सर, इस वक्त मुल्क में वैसे भी पोलराइजेशन काफी ज्यादा है, जो सियासी माहौल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अब उसको हम डिस्कस करें या ना करें, ऐसे माहौल के अंदर अगर पीपल्स पार्टी या अंदरूने सिंध में भी इस किस्म का सेंटिमेंट पैदा हो जाए, नहरों के मामले पे हमने देखा, ऑल्दो कि वो इनिशिएटिव बड़ा पॉजिटिव था लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका, तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो सियासी माहौल है वो इतना है, इस काबिल है कि वो इस चीज को हम पाया तकमील तक पहुंचा सकेंगे, सूबे बना सकेंगे? जिस सोरिश की आप बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली आप इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखें। पाकिस्तान में हर शख्स नाराज है।
دو صوبوں میں آپ کے جنگ چل رہی ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، اور سندھ اور اگر پنجاب میں جنگ نہیں بھی چل رہی، خوش کوئی نہیں ہے۔ آپ میرے شہر آ کر دیکھیں جو کہ 90% سندھ کی ریونیو کو کما کر دیتا ہے، 50% سے زیادہ پاکستان کو کما کر دیتا ہے، وہاں پر رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، مہینوں مہینوں ہمارے نلکوں میں پانی نہیں آتا، ایک کچی آبادی کا بندہ بھی اور ایک ڈیفنس میں رہنے والا دونوں پانی خرید کر پیتے ہیں۔ تو ایک ڈس انفرنچائز سوسائٹی پیدا ہو گئی ہے، ایک بہت بڑا پاکستان کا طبقہ جو کہ ڈس انفرنچائز ہو گیا ہے، جو کہ بدل ہو گیا ہے۔ نا دا پوائنٹ از، وہ بدل کس سے ہو رہا ہے؟ وہ کسی لوکل گورنمنٹ سے بدل ہو رہا ہے، وہ کسی پروونشل گورنمنٹ سے بدل ہو رہا ہے، وہ کسی وفد نہیں، وہ ریاست سے بدل ہو رہا ہے۔ اور ان بدل لوگوں کا ایک طبقہ تھوڑا زیادہ ناراض ہو کر جب ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور ملک کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ہم اسی فوج کو بولتے ہیں کہ بھئی آؤ فلاں فلاں غدار ہو گیا ہے، آؤ اس سے لڑائی کرو۔ 70 سالوں سے یہ نظام بدل لوگ اور غدار بناتا چلا جا رہا ہے۔ 70 سالوں سے جو ہم اپنی فوج سے ان لوگوں کو لڑاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو فیکٹری ہے نا غدار بنانے کی، وہ یہ نظام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جس سورج کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو یہ نہیں ہونے کے باوجود بھی ہے۔ آپ کو لڑائی چاہیے، تھوڑے دنوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اگر سندھ اور پنجاب میں لڑائی نہیں ہے تو اب لوگ تو ڈس انفرنچائز ہوئے ہیں۔ آپ میرے شہر میں چل کے دیکھیں، کیمرے لے کے چلیں، آپ پوچھیں کہ لوگ حکومت سے اور اس کی کارکردگی سے اور اپنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو ان کو ملنی چاہیے اس سے کتنے مطمئن ہیں؟